अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान। बहुत सारी खबरों के साथ एक खबर उनकी और भी जो है वो दुरुस्त साबित हुई है, उस पे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले हसन भाई, सबसे पहले तो आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे पता है पूरे दिन की थकावट और रात को इस टाइम आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका हमेशा की तरह मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, जो आप प्यार और मोहब्बत से। आप मेरे भाई हैं, वी आर लाइक फैमिली तो आपका तो कहना जो है वो सर आँखों पर है सर, बिस्मिल्लाह करें। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या आपके व्यूअर्स से भी वैसे बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मुलाकात सर होनी वो चाहिए। उलामे देते हैं, अभी बस आपने हमें टाइम देना करना है। वो हमारे जो व्यूअरशिप है ना, वो आपके बारे डन में हो गया सर, कि हसन साहब डन हो गया बड़े, सर। मैंने कहा मसरूफ़ हैं भाई हमारे। बट ये कैसे देखते हैं सर, ये जो मुआहदा हुआ है, पीस मुआहदा गज़ा के लिए, गज़ा के 200 कैदियों का बसों में भर के वापस आना और 20 इस्राएली कैदियों का वापस जाना, इस पूरे कैसे देखते हैं? खित्ते में कोई अमन सुकून होगा सर, आप देखते हैं? सर ये तो वहाँ पर जो हमारे फ़लस्तीनी कैदी हैं उनकी तादाद जो है वो कमोबेश 5,000 से ज़ायद है। जी, लेकिन जो इस वक़्त एग्रीमेंट है वो 1900 कुछ कैदी जो हैं इस जो तबादला हो रहा है इसके नतीजे में बाज़याब होंगे। और ये कुछ इस किस्म के कैदी हैं जिनके ऊपर संगीन नोयत के उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हुए हैं, जिनके ऊपर ये जराइम इस किस्म के उन्होंने आयद किए हुए हैं। और बुनियादी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो कि इस वक़्त गज़ा की पट्टी के ऊपर जो लोग आबाद हैं उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ जो है वो लेकर आना है। वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हुई है। एक तो कोई बिल्डिंग जो है वो बची हुई नहीं है, तमाम की तमाम बिल्डिंग जो है वो मस्मार हो चुकी हैं, मलबा बन चुका है। तकरीबन 70,000 के करीब कमोबेश जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं और इससे ज़्यादा नंबर जो है वो बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे दबा हुआ है। अभी तो डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर होनी है और अब जिस तरीके से जो एड पहुँच रही है उनको और जिस तरीके से अब वहाँ पर मशीनरी आएगी, उसके ही ज़रिए वहाँ से जो ये मलबा है ये हटाया जा सकेगा और फिर एग्ज़ैक्ट जो है वो डेथ टोल हमारे सामने आएगा कि कितना बड़ा जो है वो एक जानी वहाँ पर नुकसान। 2 साल से जो है वो जानी नुकसान हो चुका है। और अब ये देख लें कि इसके अलावा वहाँ पर जो लोगों की मुसीबतें जो लोगों को पड़ी हुई हैं, ना पीने को पानी था, ना खाने को रोटी थी, ना बिजली थी वहाँ पर ना शेल्टर था। तो एक यानी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी। जो लोग जी रहे थे, वो भूख से मर रहे थे और ना अद्वियात हैं, ना अस्पताल हैं। तो वहाँ पर इस मौके के ऊपर ये पीस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी नेमत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। इसमें अरब दुनिया के साथ-साथ पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब ममालिक के चंद वो मुल्क हैं, जैसे मिस्र है, कतर है, बड़ा अहम किरदार है उनका, और साथ में पाकिस्तान का। और फिर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें फ़ील्ड मार्शल साहब को ग्रेट और माय फेवरेट फ़ील्ड मार्शल, और फिर शहबाज साहब को जो ज़ाहिर है वो मेरे ख़्याल में उसका हिस्सा नहीं था कि वो टॉक करें, उनको बुलाना, उनसे बात करना, इस सारे को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान को जो डिप्लोमैटिकली दुनिया में पज़ीराई मिल रही है ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल-ओ करम है, उस अल्लाह की नेमत है। लेकिन उससे बढ़कर जो मार्का हक़ में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ज़ेर किया है। दुनिया में हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को इस खित्ते का यानी जो जनूबी एशिया का जनूबी एशिया की सुपर पावर करार दे रहा था। बल्कि वो दुनिया में अपने आप को एक बड़ी ताकत करार दे रहा था और वो मौशी एतबार से भी और इन टर्म्स ऑफ वॉर के एतबार से भी वो कह रहा था कि भई मैं बड़ा तगड़ा मुल्क हूँ। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको 2 दिनों के अंदर जो है वो ज़ेर कर दिया बल्कि 4 दिन कहते हैं कलेक्टिवली क्योंकि पहले हमने जो 7 उनके जहाज़ गिराए हैं वो पहले 2 दिन यानी 6 और 7 मई की दरमियानी शब थी उसको ये वाक़या जो है वो पेश आया। जो हिस्टोरिक डे ऑफ जिस दिन रॉ को पाकिस्तान ने फ़ेल किया अमली तौर के ऊपर, राफ़ेल की दुनिया के अंदर जो है वो पहली मर्तबा इस तरह की जो है वो दुर्गत बनी और वो अल्हम्दुलिल्लाह जे-10C और जेएफ-17 थंडर से पाकिस्तान के शाहीनों ने जो है उनको गिरा के दिखाया। अ, और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जो चाइना की डिफेंस जो इंडस्ट्री है, उसको हुआ और दुनिया में एक नया जो है वो एक तवाज़ुन सामने आ गया और उसकी जो प्रैक्टिकल पाकिस्तान ने किया जी, वो प्रैक्टिकल पाकिस्तान ने दुनिया को करके दिखाया तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इमर्ज हुआ। फिर हमारी जो सिविल और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने जिस तरीके के साथ अपनी इस कामयाबी को डिप्लोमैटिकली भी चैनलाइज किया और वो भी जो है अनप्रेसिडेंटेड है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इस टाइम खित्ते के अंदर यानी बल्कि दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं
उसमें भी अपना रोल प्ले किया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल किया। पाकिस्तान ने इखलास के साथ, नेक नीति के साथ जो मसाइल थे, बिलखुसूस जो मसला फ़लस्तीन था, इसके ऊपर पॉजिटिव रोल प्ले किया। और इससे पहले ईरान-इसराइल जंग के दौरान भी पाकिस्तान का एक अहम रोल था, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी एंगेज किया और अमेरिका के साथ भी एंगेज किया। तो ये वो रोल जब प्ले किया पाकिस्तान ने, उसमें फील्ड मार्शल का जो है वो की रोल था। इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल किया, कहा। और उन्होंने कहा कि भई वो इवन यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरी आपने नेक ख्वाहिशात पहुँचानी है। अब ये बातें देखने को तो वैसे लगती हैं कि जनाब ये एक रस्मी बात की है, लेकिन ये रस्मी नहीं थी। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने दिल की जो है वो जो बात दिल में उनके आती है वो ज़ुबान पर ले आते हैं। ये कोई रवायती किस्म के सियासतदान नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, ये एक ब्लंट प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं, जो सफारती आदाब का जो है काफ़ी ख़्याल रखते हैं। जो बात जो दिल में आती है वो बोल देते हैं, चाहे वो आगे किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। तो लिहाज़ा फील्ड मार्शल की जो काबिलियत है, सलाहियत है, ये नहीं कि वो हमारे सिपह-सलार हैं, अब वो दुनिया उसको मान रही है, तस्लीम कर रही है। हाँ, इस हवाले से चंद लोगों को विद इन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ज़्यादातर, अब वो ज़्यादा तकलीफ़ वो यकीनी तौर पर है। और अब तो मेरे ख़्याल से जो तालिबान की इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक काबिज़ हुकूमत है, उसको भी तकलीफ़ इसकी है जी। लेकिन रही जी तकलीफ़ जिसको रहती है, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ़ोरम्स के ऊपर कामयाबियाँ समेट रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत हो चुकी है और ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है और पाकिस्तान की नेक नीति है जी। इसमें कोई शक नहीं है। फ़ील्ड मार्शल और शहबाज़ शरीफ़ के साथ जिस तरह ताल्लुक बन रहा है ट्रंप का, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हक़ में भी बेहतर करी और सबसे बड़ी बात है गज़ा के मुसलमानों के लिए जो हुआ है, उस पे दिल आज बड़ा ही खुश है। सर आज ज़रा मुझे ज़रा पहले तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये ज़रूरत पेश आई क्यों? पाकिस्तान अपने उस हमसाया मुल्क के साथ जिसके लाखों लोगों को 40 साल से पाल रहा है, अपनी ज़मीनों का हिस्सा दिया, अपने घरों का हिस्सा दिया, अपना शनाख्ती कार्ड, इवन ट्रैवल के लिए अपना पासपोर्ट भी दिया। क्यों ज़रूरत पेश आई अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए और वो भी इस किस्म का हमला जो शायद बाकायदा तौर पर पूरी एक जंग है? नहीं, बात ये है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया जी। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। तकरीबन 20 से ज़ायद पॉइंट्स के ऊपर अ, जो तालिबान की काबिज़ हुकूमत है या तालिबान रजीम है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने जो हमारी सरहदें हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर उन्होंने जो है वो हम पर हमला-आवर हुए हैं। बुनियादी मकसद यही था कि जो फ़ितनल ख़ारिज हैं या फ़ितनल हिंदुस्तान के लोगों को, जो दहशतगर्द हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर भेजना था। अब बात समझें, इस वक़्त तालिबान का और हिंदुस्तान का एक गठजोड़ है। वो गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो-चार करना है। ये बात मैं इसलिए इसलिए बयान करूँगा, आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। अगर आप देखें तो अ, जब पहलगाम वाक़या होता है 22 अप्रैल को, तो उसके फ़ौरी बाद जो तालिबान की वज़ारत ख़ारिजा है, वो इसकी मज़म्मत करती है जी, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़ये की। लेकिन फिर 6 और 7 मई की दरमियानी शब को जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, उसके नतीजे में आप ये देख लें कि कश्मीर से लेकर भावलपुर और हर तरफ जो है वो और यहाँ पर मुरीद के, यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को टारगेट किया जी? मसाजिद को और मदरसों को। मदरसों अब ये इस्लामी जो है वो अमारात-ए-इस्लामी तालिबान की जो है वो बनी हुई है, तो उसने मसाजिद और मदरसों के ऊपर जब हमला होता है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, शहीद किया जाता है, उसकी कोई मज़म्मत नहीं करते जी। उस पर मुकम्मल खामोशी साध लेते हैं, बिल्कुल चुप कर जाते हैं। अब ये देखिए कि ये कोई बात थी? उनको इसकी मज़म्मत नहीं कर सकते थे? यानी आपने सिविलियंस को मार दिया, मस्जिदों पर हमला कर दिया, ठीक है? तो मस्जिद पर, मदरसे पर हमले, इसके बाद पीछे क्या बात रह जाती है? आज उनको टीएलपी का एहतजाज तो याद आ गया, उसके पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर जो है उनकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने बयान जारी कर दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, सफ़ारती आदाब भी नहीं थे और एक उनका और आजकल जो हमारे को अच्छे ताल्लुकात भी नहीं चल रहे। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के ऊपर जो है जो बात कर दी। फिर अगर कल आप देख लें तो जो अ, ब ज अच्छा इसके अलावा एक और बात बताता हूँ आपको। जी। ज जिस दिन आपको याद है कि ये चंद माह पहले की बात है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में जो इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, जो फ़ितनल ख़ारिज, इनके 70 71 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया। उन्हीं दिनों में उन्हीं दिनों में अफ़गान
के जो तालिबान हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी अ, भारत का दौरा कर रही थी जी, खुफिया। ये तो अभी आप देख रहे हैं ना मुल्ला मुत्तकी को, जी, ये जी। इससे पहले भी खुफिया दौरे कर चुके हैं जी, और ये अच्छा, इत्तलात पाकिस्तान के पास मौजूद थी। ठीक है। जब ये इस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान के देखिए, आप ये देख लें कि जो आरएसएस का माइंडसेट है, वो मुसलमानों से कितने जो है वो मज़ालिम ढा रहा है मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर। किस तरीके से उनको उनके उनकी तज़लील की जाती है, किस तरीके से मसाजिद की तौहीन की जाती है, किस तरीके से जो नमाज़ अदा करने वाले नमाज़ी हैं उनको नमाज़ पढ़ने में, अल्लाह के सामने सिजदा करने में जो है वो मुश्किलात पैदा करते हैं। किस तरीके से वहाँ पर जय श्री राम के जो है वो नारे लगाते हैं। ठीक है ना जी? तो वहाँ पर तो जो तालिबान की बुरी हुकूमत है वो खामोश है। लेकिन पाकिस्तान में जो टीएलपी के साथ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला हुआ, जो कानून नाफ़िज़ करने वाला इदारों ने एक अपनी गवर्नमेंट की रिट को रिस्टोर किया, तो उसके ऊपर जनाब उनका स्टेटमेंट आ जाता है। मतलब ये कितना बड़ा इनका जो है तज़ाद है ये साफ महसूस हो रहा है जी। और एक और बात देख लें कि उन्होंने ये कहा जी कि हर ज़िले के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंडिया है वो अपना कॉन्सुलेट खोलेगा। अच्छा, अब हर ज़िले के अंदर कॉन्सुलेट खोलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रॉ के अड्डे वहाँ बनाएँगे, हुँ। तो प्रॉक्सीज़ जो फितना अल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान है, जो हम कहते हैं कि भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, जिस हवाले से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने तमाम एविडेंस प्रोड्यूस कर चुका है, उनको वहाँ पर वो ईज़िली ट्रेन भी करे, उनको ड्रोन्स भी दे, उनको टेक्नोलॉजी भी फराहम करे, उनको पैसा भी दे और फिर उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। और क्या मकसद है इसका? कौन-सी तामीर तरक्की करनी है इंडिया ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर? कौन-सी दूध और शहद की जो है वो वहाँ पर नहरें उन्होंने बाँधी हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो जो दरिया काबुल है, इसके हवाले से भी वो आबी जारियत के हवाले से भी वो मनसूबाबंदी कर रहा है। तो ये एक लॉन्ग इन्होंने अपना इन लेंथ प्लान बनाया है पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो-चार करने का। तो इस हवाले से वन मस्ट रेज़ जो है वो देयर वॉइसेस के ये करने जा रहे हैं। हम तो उनको ब्रादर इस्लामी मुल्क समझते थे। हम तो कहते थे जी कि हमें तो पुरअमन और एक अच्छा जो है वो मुआशी एतबार से स्ट्रॉन्ग अफ़गानिस्तान चाहिए, ताकि वो तरक्की करे, ताकि हमारे जो अफ़गान भाई हैं उनकी तरक्की हो सके। लेकिन बात ये है कि जो हुकूमत वहाँ पर मौजूद है, ये जमहूरी हुकूमत है नहीं। ये बंदूक की नोक के ऊपर हुकूमत बनी है और इस हुकूमत का जो दोहा अकॉर्ड हुआ था, उसमें इन्होंने एग्री किया था कि हम यहाँ पर जमहूरियत को रिस्टोर करेंगे। लेकिन वहाँ पर अभी इस टाइम ये सूरत-ए-हाल है कि अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं स्कूल है। तक बच्चों को स्कूल तक नहीं है, उनको काम तो दूर की बात है करने दें। तो ये तो वहाँ पर उनके जो है अपने तौर तरीके हैं और जो लिबरल इंडिया था, वो भी इस पर खामोश है। क्यों? वजह ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल इस्तेमाल करना कर चाहता है। क्यों करना चाहता है? चौधरी साहब क्यों करना चाहता है आप बताएँ? क्योंकि मार के हक में मार खा चुका है। अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो। हिम्मत नहीं है, सीधा मुँह हमारी तरफ कर नहीं सकते। तो अब इसलिए वो चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये जो 2 दिन से हुआ है, परसों रात को ये जो जवाबी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, इससे वो जो ठिकाने हैं जो टीटीपी जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उनके ठिकाने जो हैं वो ज़्यादा टारगेट किए गए हैं और कितने नुकसान किया गया और कितने जो उनको जो डैमेज किया उनकी ताकत को सर? देखिए, बड़ी सिंपल बात ये है कि हमारे पास हमने प्रिसाइज़ मार्किंग की हुई थी, जिनको हुँ, हमने टारगेट किया है। हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद थे। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत उनकी तरफ से हमला करने से पहले से मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान उनकी दाखिली सलामती की और उनकी जो सोवरेनिटी है, उसका एहतराम कर रहा था। जब उन्होंने ही एहतराम को मलूज़ खातर नहीं रखा, जब उन्होंने ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो फिर पाकिस्तान ने भी जो मार्क्ड प्लेसेस थी, स्टेशंस थे, हमने उनको टारगेट किया और हमने बड़े अच्छे तरीके से टारगेट किया। अच्छा, ये जो बड़के मारते हैं ना कि हमने सोवियत को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, तो ये तमाम जो है ना वो बड़के हैं क्योंकि जब सोवियत को उन्होंने शिकस्त दी, उस वक़्त इनको अमेरिका की सपोर्ट थी और वाया पाकिस्तान अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया और उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ ये लोग सोवियत यूनियन के अगेंस्ट तालिबान कामयाब रहे हुए और इनकी ट्रेनिंग जो है वो किसी हद तक उसमें अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का रोल था। अ, जब हमने ही ट्रेन किया हो, तो हमारी बिल्ली हमसे नहीं आओ, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान सोवियत यूनियन था। पाकिस्तान इस खित्ते का मुल्क था। पाकिस्तान ही आपका उस्ताद था, तो फिर आप तालिबान थे, आप स्टूडेंट थे, वो उस्ताद था, तो उस्ताद के साथ फिर पंगा तो नहीं लेते ना।
वो देखें जनरल हमीद गुल साहब को आप को याद होगा, आपको जनरल अख्तर अख्तर अब्दुल रहमान साहब याद होंगे, आपको जनरल ज़िया उल हक साहब जो है वो याद होंगे, तो वो इनके डैडीज़ थे ना जी। तो उन्होंने ही अच्छे तरीके से इनको थोड़ा-सा उस ज़माने में कुछ ट्रेनिंग दी थी और फिर उसके बाद जब इन्होंने अब हमें पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान ने अच्छा सबक सिखाया। इनके दिमाग का जो ख़मार था, जो गुरूर था, उसको अच्छा ज़मीन पर लेकर आए और फिर भी पाकिस्तान ने अपने अफ़गान भाइयों को टारगेट नहीं किया कि वो हमारे भाई हैं। आज भी हम दुआ गो हैं कि वो तरक्की करें। आज भी हम दुआ गो हैं कि उनकी मुश्किलात दूर हों और मैं तो यही ख़्वाहिश दोबारा उसको रिपीट करूँगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम को वहाँ के हुक्मरानों के इंतख़ाब का जो है वो पूरा मौका मिलना राइट होना चाहिए। चाहिए। उनका उनके पास हक हासिल है बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत भी और दोहा एकॉर्ड के तहत भी। बिल्कुल ठीक है। अब इस वक़्त सिचुएशन क्या है? आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर मैं ज़रा केपी के गवर्नमेंट की तरफ जाना है। अब इस वक़्त सिचुएशन क्या है? रुक चुके हैं या अभी तक हमले हो रहे हैं दोनों तरफ अतराफ से? या कहा जा रहा है कि बहुत सारे ममालिक में से सिर्फ़ 2 मिलो मुल्क, एक तो मुझे ज़रा ये बताइए कि सिर्फ़ 2 मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को कहें कि अब रोक दें, कतर और शायद सऊदी अरब। दुनिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, किसी जगह पे कोई हमें कोई बयान नज़र नहीं आया कि अफ़गानिस्तान के साथ ये क्यों हो रहा है या किस पे हो रहा है? इसकी क्या वजह है? देखिए, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जी। उन तमाम को हमने हक़ाइक़ जो है उनके सामने रखे हुए हैं। हुँ। हम ये बता चुके हैं कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने सबसे पहले जो है वो चीन को शामिल किया। चीन के जो प वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी इसहाक डार साहब की और मुल्ला मुत्तकी की एक सह अफ़रीकी जी। नशिस्त हुई। उस नशिस्त के अंदर ये तमाम बातें जो हैं वो हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम एग्री करते हैं। फिर उनके एक मिनिस्टर लेवल का आदमी है, जिसने पुलिस की पासिंग आउट परेड के ऊपर ये बताया जी कि फ़तवा यही है कि जनाब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, उनके जो अमीर हैं और उनके जो है वो हुक्म के बगैर किसी के खिलाफ जिहाद नहीं किया जा सकता। किसी लश्कर या गिरोह को जिहाद की इजाज़त नहीं है। वो फ़साद है और वो हक जो है हासिल सिर्फ़ अमीर को है कि वो कह सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ अमली तौर पर क्या रुके? क्या जो फ़ितरत अल-ख़ारिज हैं क्या उनको इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स नहीं दिए हुए? क्या उनके पास जो असलहा है, वो ये फ़राहम नहीं कर रहे? असल में पैसे का मामला है ना जी। और फिर इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो 18 किस्म के गिरोह मौजूद हैं, जो कि बेसिकली क्रिमिनल्स हैं और ऑन हायर हैं। जो भी उनको पैसे दे, किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, तो वो लोग अवेलेबल हैं। $7 बिलियन का तो असला अमेरिका छोड़ के गया हुआ है। अब ये असला जो है, वो वहाँ पर मौजूद है और इन क्रिमिनल्स के हाथ ये बेच चुके हैं। अब उसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। ये फ़ॉरेन एड के ऊपर 75 टू 80% रिलाय कर रहा है मुल्क। तो इनके पास क्या है जी? इनके पास तो अपनी फसल नहीं है। इनके पास अपनी गंदम नहीं है। सबकी इवन ग्रेज़िंग तक वहाँ पर एनिमल्स नहीं कर सकते। लाइव स्टॉक से लेकर चिकन से लेकर हर चीज़ पाकिस्तान से जा रही है। फिर सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ भी इन्होंने जो है वो इस किस्म की जो है ना 2 नंबरियाँ स्टार्ट की हुई हैं, तो वो भी इनसे अब उकता चुके हैं। तो अब बात यही है कि की जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक़्त काबिज़ तालिबान रजीम है इसको दुनिया भांप चुकी है। इसी वजह से आज देखिए इतना टाइम हो चुका है 1-2 ममालिक के अलावा किसी ने इनको तस्लीम तक नहीं किया। वो क्यों तस्लीम करेगी? अब बुरी हुकूमत कहते हैं इनको। ये फुल गवर्नमेंट भी नहीं है। ये ठीक। एक इंटरिम गवर्नमेंट है और इंटरिम गवर्नमेंट अपने आप को प्रोलॉन्ग कर रही है जी। बिल्कुल ठीक है। सर आप ज़रा आ जाएँ केपीके की असेंबली की तरफ। इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन आईनी नहीं है, क्या फ्यूचर है? सुना है इसको कोई अदालत में भी चैलेंज करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ है या अब हो गया है, इलेक्शन हो गया है और अब ये कंटिन्यू करेंगे जो अफरीदी साहब हैं? देखिए, जो साहब इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि रावी आज भी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा जी। जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर अला का इंतखाब है, इससे मुतल्लिक रावी आज भी चैन ही चैन लिख रहा है। देखिए, अब देखिए, क्या गेन किया हमने? मुझे बताएँ क्या गेन क्या किया है पीटीआई ने? 2-4 हासिल दिन क्या वेट किया है? कर लेते तो बेहतर हो जाता उनके लिए। नहीं, कुछ भी गेन नहीं किया। अली मीन को हटाकर जो सुहेल अफरीदी को लेकर आ गए हैं यानी एक आदमी जो कि पहले वफाकी वज़ीर रह चुका था, जो सूबाई वज़ीर रह चुका था और जो थर्ड टाइम जो है वो बना था एमपीए और वो उसने यानी एक लिहाज से समझ लें कि कुछ सीख चुका था। हुँ। थोड़ा वक़्त गुज़ार कर, सवा साल गुज़ार कर सीएमशिप को, अमूरी हुकूमत को, उस शख्स को हटाकर एक नए ऐसे शख्स को वो लेकर आ गए हैं जो कि जिसका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आईएसएफ के प्रेसिडेंट का है। हुँ। क्या एक्सपीरियंस है उसका? स्टूडेंट फेडरेशन। स्टूडेंट फेडरेशन का वो सदर रहा है। भाई उसको गवर्नेंस का पता नहीं है। उसको अपने इख्तियारात का पता नहीं है। उसको यानी जो तकाज़े होते हैं हुक्मरानी के, गवर्नेंस के, उनका उसका इल्म नहीं है। या तो वो टोटल जो
उनके ब्यूरोक्रेसी होगी उसके ऊपर उसका निसार होगा, या टोटल हर पार्टी का बंदा जो है ना इस वक्त वो चाहेगा जी हमने बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, हमें वजीर बनाया जाए। अब वो 90 लोगों को वजीर बनाने से तो रहा, ठीक है जी। अब जिनको नहीं बनाएगा, वो दिल में जो है बुरा बनाएँगे। अच्छा, जो दिल में बुरा मनाएँगे, अब वो ज़ाहिर बात है फिर रोड़े भी अटकाएँगे। यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुपिंग हो चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। ये तो एक किस्म के लिहाज से इन्होंने यानी पार्टी के अंदर अपने आप को, अपनी फेस को बचाने के लिए वो ये नहीं चाह रहे कि हम पार्टी छोड़ दें। वो चाहते हैं कि ये पार्टी से निकल जाए। आप समझ रहे हैं बात? वो दूसरों को फारिग करना चाह रहे होते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर साजिश ये होती है। तहरीक-ए-इंसाफ में साजिश नहीं होती कि जी हम छोड़ के जा रहे हैं। नो, 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 नो। वो दूसरे को निकालना चाह रहे होते हैं कि वो तंग आए, जंग आए, छोड़ जाए। जैसे अब देखिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब आना चाह रहे थे तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, क्या उनको हुँ, आने दिया? नहीं आने नहीं दिया आने ना। दिया, अच्छा, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी जो नहीं पुराने आने दिया। तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे, वो आना चाह रहे थे, क्या उनको आने दिया? नहीं आने दिया। असद उमर की ख्वाहिश थी वापस आने की, क्या उनको आने दिया? जवाब है नहीं आने दिया। ये बड़े-बड़े नाम हैं, इनको नहीं आने दिया, आपस में लड़ रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत को उन्होंने फारिग करा दिया। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सिटिंग भी, इनके खिलाफ भी साजिश चल रही होती है। ज़ैन कुरैशी को फारिग कराना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी को फारिग कराना चाहते हैं। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, वो सबसे इनसिक्योर आदमी है दुनिया में। आजकल बैरिस्टर गौर के भी जो है ना सारे गर्दिश में, उनको भी फारिग कराना चाह रहे हैं, और अली अमीन भी तो उसी का नतीजा है ना जी। हाँ, अली अमीन भी तो फ़ारिग हुआ है ना सर, बल्कि वज़ीर आला हुआ है और अली अमीन तो प्राइवेट महफ़िलों में कहता था कि मुझे आप फ़ारिग कर ही नहीं सकते। तो ये मैं इस पर चैन ना लिखूँ तो मैं क्या बेचैन लिखूँ? रावी इस मुतालिक चैन ही चैन लिख रहा है। मतलब देखिए, आप ये बताएँ कि कौन-सा ऐसा तीर है जो गंडापुर ने नहीं चलाया था, जो ये चला लेगा जो सोहेल अफरीदी, कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गिर जाएगी या नुकसान हो जाएगा। तो इनकी मत मारी हुई है, इनका दिमाग ही नहीं है। इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि मैं तो आज फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आज़ाद हैं, ये मादर-पिदर आज़ाद हैं। अभी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप हँस रहे हैं। यहाँ पर नई-नई अलाइनमेंट बनती हैं। देखिए मुझे खुशी हुई है जो जुनैद अकबर को देखकर कि उन्होंने पहली मर्तबा जमहूरी अंदाज़ के अंदर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर एक तहरीक-ए-इंसाफ में तब्दीली लेकर आए हैं। हुँ, वो तमाम सियासी मुखालिफिन के पास एक जिरगा की फॉर्म में गए हैं। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जो इससे पहले इस पार्टी ने नहीं दिखाई। देखिए, वन मस्ट एप्रिशिएट, जो अच्छी बात है, वो बंदे को एप्रिशिएट करनी चाहिए, और जो चवल मारी है इन्होंने, वो चवल भी बतानी चाहिए। अब इन्होंने मुर्गी के डरबे के अंदर अपने वहाँ पर सीएम हाउस में, वहाँ पर केपी हाउस में इन्होंने बंद रखे हुए थे अपने मेंबरान को। आपको पता है कि किसी ने कोई राब्ता नहीं किया किसी से, किसी मेंबर को अप्रोच ही नहीं किया गया, इस वक़्त तक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अटेम्प्ट ही नहीं की गई। जिस दिन अली मीर ने पहले दिन रेजिग्नेशन दिया, और इस टाइम तक जो है वो कोई अटेम्प्ट नहीं हुई, और ना किसी होनी किस्म थी। की कोई अटेम्प्ट नहीं हुई है। सर अटेम्प्ट थी नहीं। हाँ, इनके अपने लोग बीच में से नाराज़ हैं, और ये बेसिकली नाराज़ जो है वो लोग अभी भी हैं। आने वाले दिनों के अंदर कुछ लोग थे, यानी को 12-13 लोग इस तरह के थे जो कि बिल्कुल भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं थे। हाँ, उनको सिर्फ़ ये कन्वे किया गया है कि डोंट एक्सपोज़ योरसेल्फ, इस हद तक बात है। उनको ये कहा गया था कि अपने आप को एक्सपोज़ मत करें इस हुँ, वक़्त, तो वो एक्सपोज़ नहीं किया गया उनको। तो बाकी तो अब 8-10 बंदों कंटिन्यू को ही अब नंबर। अब ये कंटिन्यू होगा सुहेल अफ़रीदी और ये नहीं, कहाँ नहीं, से नहीं, नाम सुहेल आया? क्या अफरीदी सर, इसका किधर सुहेल अफरीदी? कौन सुहेल अफरीदी सर? क्या उसकी मतलब, मैं 3 में ना 13 में, बात ये है, वो सर आज उसने वज़ीर पहला आला तो खिताब किया है। मुतैब हो गया ना सर? सर वो वज़ीर-ए-आला मुंतखब अभी हुआ है, अभी उसके लिए भी इम्तिहान और भी हैं। अभी तो इब्तिदाई इश्क है। अभी बड़े इम्तिहान हैं। देखिए, दहशतगर्दी में घिरा हुआ सूबा है, गवर्नेंस नाम की चीज़ है कोई नहीं। वहाँ पर इस लेकिन वक़्त हसन ये तो उनके प्रॉब्लम भी ये तो उसके प्रॉब्लम भी नहीं है ना, वो तो कह रहा है कि मेरे तो मसाइल है इमरान खान को छुड़वाना, सिर्फ़ और सिर्फ़। मैं सिर्फ वही बात कर रहा था कि कौन-सा ऐसा तीर था, चलिए इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक ही बात कर लेते हैं, जी। जो गंडापुर ने नहीं चलाया, वो आगे ये चला लेगा। भाईजान, इसकी तो मुलाकात के लाले पड़ जाने हैं इसको। इमरान खान से वो छुड़वाने की दूर बात है, मिल के तो दिखाए पहले। कौन-सी दुनिया में हैं आप? अगले चाहेंगे तो मिलने देंगे, नहीं मिलने चाहेंगे नहीं मिलने देंगे। आप कह रहे हैं कि केपीके के जो नए वज़ीर आला हैं वो इमरान खान से मुलाकात कैसी बात कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की। वो कल ना मिलने दें, क्या कर सकते हैं ये? वकीलों के ज़रिए खाली पैगाम मिलेगा इनको, या अलीमा खान के ज़रिए पैगाम मिलेगा? फिर ये बड़के हैं, ये बड़के मार रहे हैं, इनकी हैसियत यही है। और वो कहता है जी कि जंग से नहीं मरूँगा मैं, इमरान खान के इश्क में मरूँगा। तो फिर इश्क में मरोगे तो फिर गवर्नेंस कौन करेगा जी? वाह!
गवर्नेंस के लिए वाह! किसको भेजेंगे? ये बातें हैं, ये भड़के हैं। देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, उसकी और एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों के साथ आपको हर रोज़ ज़रूरत पड़नी है। हुँ, आज चीफ मिनिस्टर अगर मुंतखब होते हैं और अगर आपको चीफ मिनिस्टर का आप ओथ उठा लेते हैं, आप अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो नोटिफ़ाई हो जाते हैं, तो फिर आपको हर मोड़ के ऊपर, हर कोने के ऊपर आपको ज़रूरत पड़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके लिए यानी वफ़ाक से हटकर चलने चलने की तो इनके पास पोज़ीशन ही नहीं है। आप ये देख लें कि मुज़म्मिल असलम, ही इज़ सच अ स्मार्ट मैन, जो उनका वज़ीरे खज़ाना बनाया है उन्होंने। अब वो देख लें कि उसने औरंगज़ेब के साथ एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन बनाया हुआ है। वफ़ाकी वज़ीर साहब वज़ीर खज़ाना के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशन बनाया हुआ है। और उनको पता है कि वफ़ाक के साथ उनको जोड़ना है, वफ़ाक के ज़रिए उनके बहुत से मसाइल का हल है। इसलिए जो बातें ये कर रहे हैं, कहते हैं जी हम अपना हक छीन लेंगे। ये बड़की होती हैं। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब ना उन्होंने कागज़ात जमा कराए इस्लामाबाद से और कराची से। तो अब जावेद हाशमी साहब की जो है ना वो वारदात तो डालते थे ना, तो जावेद हाशमी साहब की नज़र थी इस्लामाबाद की सीट के ऊपर, एनए 48 था उस ज़माने में, कि जी मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि एनए 48 के लिए बड़े ख्वाहिशमंद थे। तो जब वो नॉमिनेशन पेपर जब जमा करा रहे हैं, तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी हाशमी साहब, आप इस्लामाबाद पर ज़ोर दिया है, वो तो कराची में भी जो है वो कागज़ात जमा करा दिए परवेज़ मुशर्रफ ने, तो आप क्या कहते हैं कराची में मैं डंडा लेके उनके पीछे जाऊँगा, कागज़ात जमा नहीं कराऊँगा, डंडा लेके जाऊँगा, डंडा सियासी लेकर बयान दे जाऊँगा। दिया। वो मतलब यही बयान ये भी कर रहे हैं जी कि हम अपना हक छीन लेंगे। ये खाली ज़ुबानी बातें हैं। अमली तौर पर जब करना हो तो वो दिन में तारे दिखा सकती है वफाकी हुकूमत। तो एक और बात बताऊँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा इनको शौक चढ़ा महमूद गज़नवी बनने का, तो आप याद रखिएगा कि टेक्नोक्रेटिक हुकूमत या गवर्नर रूल भी वो जो है वो भी इसकी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो लिहाज़ा ज़्यादा चैंपियन या माचो बनने की जिस दिन कोशिश की, तो उस दिन तबीयत सेट भी हो जाती है। ऐसे नहीं होता। कोई मज़ाक थोड़ी है। और जो बिल्कुल ठीक। वॉर अगेंस्ट टेरर है हमारी, उसके अंदर पाकिस्तान की जो सैक्रिफाइसेज़ हैं, 95,000 शोधा हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान के। जो कुर्बानी है, ये दुनिया की अज़ीम कुर्बानी है। तो इसको पस-ए-पुश डालने के लिए एक जो अभी मुंतखब भी नहीं हुए, नोटिफ़ाई भी नहीं हुए, वो वज़ीर आला, अगर वो समझ रहा है कि वो ये काम कर लेगा, तो ये कोई कहते हैं ना कि वो कोई खाला-जी घर नहीं है आपकी। ये रियासत पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान है, इस तरीके से अलाउ नहीं करेगी। तो आपने हमारे अपने शोधा हैं, हम उनके मकरूज़ हैं। हमारे शोधा जो हैं वो अपने खून की कुर्बानी से जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको फ़िल कर रहे हैं। तो जो फ़ील्ड मार्शल ने भी कहा है और इस लिहाज़ से हम भी अक चुके हैं, तप चुके हैं, हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है कि हमने हर रोज़ अपने जो कौमी परचम के अंदर जो लिपटी हुई जो ताबूत हैं अपने शोधा के, वो हम दफ़ना रहे हैं। तो लिहाज़ा इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं बड़ी सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ और मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक़्त। बिल्कुल ठीक है। किसी किस्म की गलत फ़हमी आखिरी सवाल काफ़ी टाइम भी ले लिया रात का इस पहर में। ये तोशाखाना केस 2 इसमें क्या होने जा रहा है सर? सज़ा होने जा रही है और क्या होने जा रहा है? खान साहब को सज़ा होने जा रही? स वो आँखें बंद करके आप कह सकते हैं कि सज़ा होने जा रही है। तभी तो वो बार-बार हाई कोर्ट भाग रहा है। वो कह रहा है जी सलमान सफदर साहब कि किसी तरीके से ये जो इसका फैसला है ये रुक जाए। किसी तरीके से जो है हम इसको रोक लें, तो वो रुकने वाला है नहीं जी। और इमरान खान साहब की सज़ा इसमें होनी होनी है। मैं एक बात ये करना चाहूँगा, आप जो बिश आपने ओपनिंग में बात की थी अली मीन गंडापुर की। अली मीन गंडापुर ने 2 कश्तियों का जो सवार था, इस वक़्त उसको अपनी लॉयल्टीज़ शो करने का मौका मिला और उसने कंप्लीट लॉयल्टी शो की हैं जो इमरान अहमद न्याज़ी के साथ। उसको दोबारा एक मौका मिल चुका है, अच्छी झाड़ियाँ लगा चुका है और इस वक़्त वो उसको समझ आ गया था मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड्स जो इमरान खान कर रहे हैं, वो पूरी नहीं कर सकते। अलीमा खान उनकी जो है वो लेग पुलिंग कर रही थी, बुशरा बेगम को भी वो ऑफेंड कर चुका था। उसके लिए और पार्टी में जिस तरह की तरीके से उसके खिलाफ कैंपेन शुरू पड़ी थी, तो उसने 2 नफ़ल शुक्राने भी अदा किए, वो जनाब वज़ारत आला भी छोड़ी और वो चाह रहा था और वो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि वो वन साइडेड जो है ना टोटली इमरान खान की तरफ चला गया, उसने राब्ते-शाब्ते मुनक़ता कर दिए, ठीक है? ये पैगाम मिलता गया तो, आपको मैं बता रहा हूँ। जी। लेकिन उसके साथ जो ग्रुप है, वो खुश नहीं है, इमरान खान के फैसले से वो भी खुश नहीं है। लेकिन उसको मौका मिला लॉयल्टी शो करने का, तो उसने लॉयल्टी शो भी की, दोबारा अपने आप को क्लीन करके दोबारा वो अपने आप को जो है उस तरीके 0 से मीटर। ज़ाहिर है ज़ीरो मीटर कर रहे हैं। तो अपने तमाम के तमाम जो स्लेट थी ना, वो साफ करने का मौका मिला और अली मीर ने बहुत समझ चालाक आदमी है, मेरी ये आपने सोच से ज़्यादा चालाक आदमी है। दिहाड़ी लगाने वाली बात की है कि ये किस गवर्नर साहब तरह से? कहते हैं, गवर्नर साहब कहते हैं ये तो मतलब रोज़ की जो उन्होंने महीने के अरबों-अरबों रुपए कमाते रहे हैं और बाहर जो है वो वहाँ पे यहाँ से मुंतकिल करते रहे हैं। बकौल फैसल करीम टुंडी साहब के जी वो बेहतर बता सकते हैं। बेहतर बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान जो है, उनका कंट्रोल होगा, अलीमा खान और सुहेल अफरीदी
और सारा एक अलीमा ग्रुप हो। अलीमा खान सज़ा हो जाएँगी 26 नवंबर अलीमा में। खान को सज़ा हो जाएगी? हो जाएगी 26 नवंबर में सज़ा हो जाएगी। 26 नवंबर में। जी, अभी ट्रायल होना है, अभी थोड़ा वक़्त है। थोड़ा वक़्त है, लेकिन आप समझते हैं कि 26 नवंबर में वो हो जाएगी, सज़ा हो जी, जाएगी। हसन जी, भाई, बहुत शुक्रिया रात के इस पहर थैंक आपको यू। जो तकलीफ़ दी, और ये तकलीफ़ अब आपको देते रहेंगे। ज़हनी दिमागी तौर पे आप तैयार इंशाअल्लाह, रहिएगा आप। थैंक यू वेरी मच हसन थैंक भाई। यू सर, अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम। थैंक यू।